Hello everyone, I am Shanky Kothari, Faculty Indian Economy. Welcome to our second lecture on fiscal policy, budget and taxation. Let's have a quick recap of what we have studied till now. In the last lecture, we had seen about Article 112 known as Annual Financial Statement, which in common language जिसे आम भाषा में बजट कहते हैं, जो कि हर साल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के तहत गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है टू प्रेजेंट इट बिफोर पार्लियामेंट। फिर हमने बात करी थी 6 स्टेप्स की बजट के। सबसे पहले बजट प्रेजेंट होता है, दूसरी जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल बजट, दूसरी स्टेप में उस बजट पर एक जनरल डिस्कशन होता है, तीसरी स्टेप में जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो बजट में दिए गए डिमांड फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज करती हैं। By the time these departmental committees scrutinize the budget's demand for grants, Parliament is adjourned. इस काम में लगभग 1 महीने के आसपास लगता है। इसके बाद पार्लियामेंट वापस कन्वीन होती है। चौथी स्टेप में ये जो कमिटी की रिपोर्ट्स हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स पर, इस पर डिस्कशन होता है। पांचवी स्टेप में डिमांड फॉर ग्रांट्स पास होती हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन मतलब खर्चा करने की अनुमति। तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएशन के लिए अनुमति देती है बाय पासिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स। और सबसे लास्ट स्टेप है फाइनेंस बिल का पास होना, जिसमें पार्लियामेंट अलाउ करती है गवर्नमेंट को टू लेवी टैक्सेस। तो इन 6 स्टेप्स में हमारा बजट पास होता है। इसके बाद हमने बात करी थी वोट ऑन अकाउंट की, जो कि लगभग 2 से 3 महीने के लिए एक टेम्पररी मेजर होता था, जिसके तहत गवर्नमेंट जब तक बजट पास ना हो जाए तब तक अपने खर्चे कर सकती थी। हमने एक डिफरेंस देखा था वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में। इंटरिम बजट भी कुछ महीनों के लिए होता है, बट द डिफरेंस, बिग डिफरेंस इज वोट ऑन अकाउंट इज ओनली फॉर एक्सपेंडिचर, व्हाइल इंटरिम बजट constituted both part, expenditure as well as taxes. हम आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम 3 कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर गवर्नमेंट का पैसा या गवर्नमेंट का उधार लिया गया पैसा कुल मिलाकर जाता है। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकेंड इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और थर्ड इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कुल मिला के बहुत हद तक जो भी सरकार के पास पैसा आता है वो इन 3 में से किसी एक फंड में रखा जाता है। इन तीनों फंड की डिटेल एक एक करके बात करते हैं। यहाँ आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी पैसा टैक्सेस के थ्रू या नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू, टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी, इसके थ्रू गवर्नमेंट अर्न करती है, या फिर नॉन टैक्स के थ्रू जैसे सरकारी कंपनी को हुआ मुनाफा, उसमें सरकार का हिस्सा। फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल ने कुछ मुनाफा कमाया, उसमें सरकार को कुछ हिस्सा दिया, ये पैसा। या फिर जो हम ने से हेलमेट नहीं पहना और जो चालान कटा, उसके थ्रू कमाई गई राशि, इट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज़ प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, फाइन्स एक्सेट्रा। टैक्स से कमाई गई आमदनी और नॉन टैक्स से कमाया गया पैसा, ऑल दिस गेट्स डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होती है वो है किसी भी प्रकार से भारत सरकार द्वारा लिया गया लोन। से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले, से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक ऑफ अमेरिका से लोन ले, ऑल दिस थिंग विल गेट डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तीसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी प्रकार की आमदनी हो रही है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने से स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को कुछ लोन दिया, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हर साल इस लोन पर या हर महीने इस लोन पर कुछ ब्याज चुका रहा है, इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमा रही है, इट विल बी डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक वक्त आएगा जब ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वुड डिपॉजिट द प्रिंसिपल ऑल्सो, वुड रिटर्न द प्रिंसिपल ऑल्सो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This principal will also be deposited in consolidated fund of India. ऐसे ही
एक कंसेप्ट होता है सरचार्ज, जिसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी एक जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए, टैक्स पर टैक्स जिसका कोई पर्पस गवर्नमेंट ने डिफाइन ना किया हो। टैक्स पर टैक्स कैसे? वी विल हैव अ लुक एट इट। से यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड 100 रुपीज़ का बिल बना, उस पर 18% यू हैव पेड GST। ये जो 18% आपने GST दिया है, ये आपने टैक्स दिया है। अगर कल को गवर्नमेंट गिव्स द ऑर्डर कि रेस्टोरेंट में खाना खाने पर GST तो देना ही होगा, 10% का सरचार्ज भी देना होगा, मतलब जो आपने टैक्स दिया है उस पर आपको 10% का टैक्स, मतलब 18 रुपये का 10%, मतलब 1 रुपये 80 पैसे वुड बी द सरचार्ज। तो दिस 1 रुपीज़ 80 पैसे, दैट इज टैक्स लेवीड ऑन टैक्स, इज नोन एज सरचार्ज। जब इस तरीके से टैक्स पर टैक्स सरकार लगाए और उसके लिए कोई पर्पस ना बताए कि ये 1 रुपये 80 पैसे किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं सरचार्ज। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है सेस, कि सरकार टैक्स पर टैक्स लगाती है। जैसे 18 रुपये का GST लिया, इस पर 10% का सरचार्ज या सेस लगाया। लेकिन सेस के केस में जब सरकार सेस बोल के आपसे टैक्स पर टैक्स लेती है, तब गवर्नमेंट वुड ऑल्सो स्पेसिफाई दी पर्पस कि हम इस काम के लिए आपसे टैक्स पर टैक्स ले रहे हैं। जैसे यू माइट हैव हर्ड कृषि कल्याण सेस, तो सेस है कि ये जो टैक्स पर टैक्स कमाया जाएगा सेस के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ कृषि कल्याण के काम के लिए इस्तेमाल होगा। So this is a fine difference between सेस एंड सरचार्ज। सरचार्ज से जो भी आमदनी प्राप्त होगी, इट विल बी डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और सेस के थ्रू जो भी आमदनी प्राप्त होगी, दैट विल बी डिपॉजिटेड इन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। हम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया आगे देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है, आता है पैसा, वो किन चीज़ों से आता है? टैक्स की आमदनी के थ्रू, नॉन टैक्स की आमदनी के थ्रू, सरकार द्वारा कमाए गए प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या लिए गए लोन के थ्रू, या लगाए गए सरचार्ज के थ्रू। किसी भी प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के खर्च नहीं किया जा सकता। इट इज़ द बेस ऑफ इंडियाज़ बजटरी सिस्टम कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा खर्च करना है, इट विल रिक्वायर द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। फाइन। So this is about Consolidated Fund of India mentioned in Article 266 subclause 1. आगे आते हैं। दूसरा फंड जिसमें पैसा जमा होता है, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब कुछ पैसा जो सरकार के पास जमा होता है, फॉर एग्जांपल से गवर्नमेंट के पास पैसा जमा हो रहा है इन फॉर्म ऑफ मी डिपॉजिटिंग इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स, कि डाकघर में कोई योजना थी, उसमें मैंने पैसा जमा करा। अगर इस डाकघर की योजना में मैंने पैसा जमा करा से 1000 रुपये, ये गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के पास जमा हो गया, अब सरकार इसको खर्चा करना चाहती है। क्या इस तरीके से हर रोज़ जो डाकघर में पैसा जमा हो रहा है, उसे सरकार को खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता होनी चाहिए? अगर इस तरीके से हर व्यक्ति द्वारा सरकार के पास जमा पैसे को सरकार को खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता होगी, तो पूरी प्रक्रिया अनसस्टेनेबल बन जाएगी। इसलिए एक दूसरे टाइप का फंड बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर आम जनता जो कि सरकार के पास अपने सेविंग्स फंड, प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस के पैसे जमा करती है। नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड डाकघर की एक योजना है। प्रोविडेंट फंड जैसे यू माइट हैव हर्ड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कि हम हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा काट कर सरकार के प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। जब हम रिटायर होते हैं तो हमें ये पूरा पैसा लमसम ब्याज के साथ, 8 से 10% ब्याज के साथ
गवर्नमेंट हमें रीपे बैक करती है। लेकिन बात है कि सरकार के पास ये प्रोविडेंट फंड का पैसा लगभग 30 साल तक हमारा जमा रहता है, इसे सरकार उपयोग करती है, इन्वेस्ट करती है, एक्सेट्रा। इस तरीके से हर व्यक्ति जब हर महीने प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा जमा कर रहा है, सरकार उसको उपयोग करना चाह रही है, इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो ये लॉजिकल नहीं होगा कि इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़े, लगे या हम लें। इसीलिए इस प्रकार से प्राप्त पैसे को एक अलग फंड में रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जमा पैसे को खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जमा होती है वो है सभी प्रकार के सेस। सेस मतलब टैक्स पर टैक्स, लेकिन जिसका पर्पस डिफाइन कर दिया गया है, या ऐसे सरचार्ज जिनका पर्पस डिफाइन कर दिया गया है। दोनों काफ़ी रिलेटेड हैं, सेस या स्पेसिफिक पर्पस सरचार्ज। आमतौर पर सरचार्ज का कोई पर्पस डिफाइन नहीं होता, लेकिन देयर माइट बी रेयरेस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पर सरकार सरचार्ज भी लगाए और पहले से भी बता दे कि इसका पर्पस ये होगा। अगर ऐसा होता है, या सरकार सेस लगाती है, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, इन दोनों केस में जो पैसा सरकार के पास आएगा वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जमा होगा और इसे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे ही दो और फंड्स हैं जिसमें दो और सोर्सेज हैं जहां से प्राप्त पैसे को पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में सरकार जमा करती है। एक है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड मतलब जब भी सरकार अपने किसी इंडस्ट्री, किसी उपक्रम को बेचती है और उससे जो आय प्राप्त करती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली इज़ अ 100% ओनर ऑफ से LIC। अभी तो LIC में सरकार की 100% ओनरशिप है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट माइट डिसाइड कि LIC में 20% हिस्सा हम आम जनता को बेच देंगे। जब ये जनरल पब्लिक को सरकार हिस्सा बेचेगी तब गवर्नमेंट विल अर्न समथिंग। से 20% हिस्सा बेचकर सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए अर्जित करे। ये जो सरकार ने अपने एक एंटरप्राइज, एक इंडस्ट्री, एक एसेट को बेचकर पैसा अर्जित करा है 2,000 करोड़, ये 2,000 करोड़ इज नोन है, सरकार ने 2,000 करोड़ का डिस इन्वेस्टमेंट करा है कि सरकार ने अपना एक मालिकाना हिस्सा बेच दिया। ये जो 2,000 करोड़ है ये जमा होंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। इससे प्राप्त आमदनी सरकार को पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जमा करनी है। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त आमदनी सरकार पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जमा करती है। कुल मिलाकर इट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त आमदनी नीड नॉट बी टेकन अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर एक्सपेंसेस, फॉर स्पेंडिंग इट। कुल मिलाकर तीसरी चीज़ नेशनल कैलामिटी एंड कंटिजेंसी फंड। इट हैज़ नाउ बीन मर्ज विथ नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड। इसमें जो भी पैसा होता है नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड में, सरकार बजट में अलॉकेट करती है कि हमने इस साल नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड में 1,000 करोड़ डाला है। डिज़ास्टर आपदा के दौरान इस फंड से पैसा सरकार इस्तेमाल करती है। बजट में एक बार अप्रूवल ले लिया पार्लियामेंट से कि 1,000 करोड़ NDRF में डाला जाएगा। अब इसके बाद NDRF से खर्चा अगर सरकार को करना है कि कोई आपदा आ गई, तब पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। ये लॉजिकल भी है कि एक डिज़ास्टर के दौरान इट इज़ नॉट लॉजिकल टू टेक परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट। दैट्स वाई ये डिज़ास्टर रिलेटेड फंड्स आर जनरली पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1। सो दिस इज़ अबाउट पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट जो रह गया है बैंक सेविंग्स अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। एक बार एक मंत्रालय को क्या खर्चे करना है वो फाइनेंस मिनिस्टर डिमांड फॉर ग्रांट्स में प्रेजेंट करती हैं, पार्लियामेंट इसे अप्रूव करता है, फिर उतना फंड उस मंत्रालय के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक बार आपने पार्लियामेंट से परमिशन ले ली कि से होम मिनिस्ट्री को 1,000 करोड़ अलोकेट करे जाते हैं, पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड इट, और ये 1,000 करोड़ उस बैंक उस मिनिस्ट्री के सेविंग्स अकाउंट में डाल दिए गए।
इसके बाद इट डजेंट मेक सेंस कि अब वापस से इस मिनिस्ट्री को 1000 करोड़ का खर्चा करना है तो इट हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट, नॉट नीडेड. दैट्स वाई दिस हैज़ बीन केप्ट अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. Fine. Please go through this slide once. And I hope you understood the logic behind public accounts of India कि क्यों पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है. Moving forward. एक स्पेशलाइज्ड फंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 266 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 करोड़ है. मतलब हर बजट में सरकार चाहे तो 500 करोड़ का फंड अलोकेट कर सकती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर. नाम में ही कंटिजेंसी है, मतलब आपदा के दौरान इस फंड से पैसा निकाला जा सकता है बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के. फाइनेंस सेक्रेटरी इसे ऑपरेट करते हैं. ऑफिशियली इट इज़ अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि इस फंड से खर्चा करने के लिए तो यू डोंट नीड द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये आपदा कंटिजेंसी के दौरान खर्चा होता है. लेकिन एक बार कंटिजेंसी हो गई, आपने खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद जब अप्रूवल लेना होता है तब पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है. प्लीज़ रिमेंबर दिस फीचर इन माइंड ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. So this is about contingency fund of India under Article 267. ठीक है, please pause the video and go through it once. Moving forward, अब बात करते हैं बजट को और थोड़ा उसकी अलग अलग परतें निकालते हैं. We would peel off the layers and see what exactly conceptually is inside the budget. जैसा कि घर का बजट होता है, एक नॉर्मल होम बजट में जिस तरीके से हम दो कॉलम्स बनाते हैं, वन इज़ ऑफ रसीट्स मतलब आमदनी एंड वन इज़ ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे. सेम थिंग इज़ डन इन केस ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग. एक हिस्सा होगा रसीट्स का कि सरकार को कहाँ कहाँ से किन किन सोर्सेज से आमदनी हो रही है, और एक हिस्सा होगा एक्सपेंडिचर का कि सरकार किन किन हेड्स पर किन किन कैटेगरीज पर खर्चा कर रही है. हम सबसे पहले बात शुरू कर रहे हैं रिसीट्स की. रिसीट्स मतलब आमदनी. सो इन बजट देयर आर टू हेड्स, वन इज़ रिसीट्स आमदनी का हेड और एक एक्सपेंडिचर खर्चों का हेड. हम बात कर रहे हैं रिसीट्स. नाउ रिसीट्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू टू पार्ट्स. वन इज़ रेवेन्यू रिसीट्स एंड वन इज़ कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? ये इस प्रकार से सरकार के द्वारा अर्जित आमदनी होती है जो कि सरकार को वापस किसी को भी भविष्य में लौटाने की आवश्यकता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल से आई एम अर्निंग 100 रुपीज़ एज सैलरी. दिस 100 रुपीज़ आई नीड नॉट रिटर्न टू एनीबडी. ये मेरे लिए किसी का उधार नहीं है. ये 100 रुपये मेरी कमाई है और ये मेरे जेब में है. लेकिन मान लीजिए इसी महीने में मैंने 10 रुपये का बैंक से लोन भी लिया, तो इस महीने जो टोटल रिसीट्स मेरे नाम पर आई हैं, मेरी आमदनी हुई है वो 110. लेकिन इसमें 100 में बोलूँगा रेवेन्यू के थ्रू हुई है और 10 कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये मुझे किसी को वापस चुकाना है. बैंक को मुझे ब्याज सहित ये 10 और इस पर लगने वाला ब्याज चुकाना है. कुछ इसी तरीके से सरकार अपनी आमदनी को डिस्ट्रीब्यूट करती है. एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स और एक होता है कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स मतलब ऐसी आमदनी जो सरकार को हो गई तो सरकार के माथे पर सर पर किसी भी प्रकार से कोई लायबिलिटी नहीं है. इट हैज़ कम टू गवर्नमेंट एंड इट विल नॉट गो बैक. फाइन. So let us look at the various heads of revenue receipts. Please go through once the definition. It is the sources of funds which neither create liability, मतलब सरकार के माथे पर किसी प्रकार से liability नहीं बनाती, nor they reduce assets. ये जो nor they reduce assets, इस पर अभी फ़िलहाल we are not focusing, क्योंकि ये इतने अच्छे से फ़िलहाल समझ में नहीं आएगा जब तक I don't explain capital receipts. इसलिए बस जस्ट गो थ्रू दिस डेफिनेशन, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि ये किसी भी प्रकार से लायबिलिटी नहीं बनाती हैं
For the time being, just read nor they reduce assets are called revenue receipts. किस प्रकार से सरकार इस तरीके की आमदनी कमा सकती है? रेवेन्यू रिसीट्स आप और मुझ पर, आम जनता पर टैक्स लगा के, क्योंकि हम जब टैक्स पे करते हैं सरकार को, सरकार बाध्य नहीं है टैक्स हमें वापस चुकाने के लिए, क्योंकि ये लोन नहीं है। और तो मतलब पहली चीज़ हो गई टैक्स रेवेन्यू के थ्रू ये रेवेन्यू रिसीट्स कमाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ हो गई नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हम यूपीएससी या एमपीपीएससी की फ़ीस भरते हैं, वो टैक्स नहीं है लेकिन सरकार के लिए आमदनी है। जो हम रेलवेज़ का टिकट खरीदते हैं, सरकार के लिए वो आमदनी है, वो एक फ़ीस है। से चालान हम पे करते हैं बिना हेलमेट ड्राइव करने का, पर सरकार के लिए वो एक आमदनी है, इट इज़ अ फाइन। तो इस तरीके से टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू सरकार रेवेन्यू रिसीट्स कमाती है। हम सबसे पहले बात करेंगे टैक्स रेवेन्यूज़ की। टैक्स रेवेन्यूज़ मतलब टैक्स से अर्जित आय। टैक्स कई प्रकार के हैं जो सरकार हम पर लेवी करती है। हम एक एक करके इन टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। पहला है इनकम टैक्स। जो भी एक व्यक्ति की पर्सनल इनकम है उस पर लगने वाला टैक्स। फॉर एग्जाम्पल से मुकेश अंबानी गेट्स 100 करोड़ ऑफ सैलरी फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये 100 करोड़ मुकेश अंबानी की पर्सनल इनकम है। इस पर सरकार कुछ टैक्स लगाएगी, उसे हम कहेंगे इनकम टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स, जो कंपनीज के मुनाफे पर टैक्स लगता है। रिलायंस से अर्न्स 10,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट, इस मुनाफे पर जो टैक्स सरकार लेवी करेगी उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। प्लीज हियर नोट दैट income tax and corporate tax are not two different taxes. Corporate tax is also a sort of income tax only. Point is, it is just classified under different head because it is the largest source of revenue, single largest source of revenue for government. क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स इतनी बड़ी आमदनी है इसलिए उसे अलग हेड में रखा जाता है, वरना लॉजिकली देखें या लीगली भी देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स is a sort of income tax levied on the profit of companies. Fine. So एक सरकार जो आमदनी कमाती है रेवेन्यूज में, टैक्स रेवेन्यूज के थ्रू, दैट इज इनकम टैक्स, आपके और मुझ पर लगने वाला टैक्स। कंपनीज के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। जब भी आप शेयर मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे मुनाफे का हो या नुकसान का हो, बस आप अगर एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन की जो भी कीमत है, 100 रुपये के शेयर आपने बेचे तो उस पर 0.001% का सरकार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है। 100 रुपये के शेयर आपने खरीदे तो उस पर भी सरकार 0.001% का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है। चौथा कमाई का जरिया एक्साइज ड्यूटी। जब भी किसी भी प्रकार का कोई गुड्स पर वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे इसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल से दैट आई हैव अ लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा है। इस लकड़ी के टुकड़े को मैं लेबर लगाकर, इंजीनियरिंग लगाकर, डिज़ाइन लगाकर प्रोसेस करता हूँ और एक कुर्सी बना देता हूँ। लकड़ी का टुकड़ा था से 1000 रुपये का, अब ये कुर्सी पर लेबर, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन लगी है, तो अब इस कुर्सी की कीमत मैंने MRP लगा दी है 5000 रुपये। इन अ वे 1000 रुपये की लकड़ी पर मैंने 4000 रुपये का वैल्यू एडिशन कर दिया या फिर मैन्युफैक्चरिंग करी इस लकड़ी पर ताकि एक कुर्सी बन सके। ये जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर वैल्यू एडिशन हुआ है, इस पर सरकार टैक्स लेवी करती है। इसी को हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। Current situation is, except for petroleum products, petrol, diesel and alcohol, liquor, government has stopped levying excise duty। इस पर अब इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग पर या वैल्यू एडिशन पर एक्साइज ड्यूटी ना लगाते हुए सरकार जो लेवी करती है वो है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो एक्साइज ड्यूटी इज टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। अब सिर्फ 2 आइटम्स पर लगता है, पेट्रोल डीजल, जब कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनेगा, या फिर जब
एल्कोहल बनेगी। इस पर सरकार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन दोनों प्रोडक्ट्स का, उस पर जो टैक्स लगाएगी उसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। ऐसे ही जब भी सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, से Kautil Academy is providing you services and you are paying some fees। तो इस पर जो सरकार लेवी करती आ रही थी अभी तक वो था सर्विस टैक्स। किसे? अ स्टूडेंट ए इज पेइंग 1000 रुपीज टू Kautil Academy, इस पर गवर्नमेंट विल लेवी 18% ऑफ सर्विस टैक्स, मतलब 180 रुपये के आसपास यू हैव टू पे, 118 रुपये के आसपास यू हैव टू पे सर्विस टैक्स। Now this service tax has been removed and it has become part of GST, तो अब उसे सर्विस टैक्स ना बोलकर उसे कहते हैं GST। सो दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जब भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी यू विल पे GST, जब भी सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होगा यू विल पे GST। एक्साइज ड्यूटी इज ओनली ऑन लिकर एंड एल्कोहल। और एक लास्ट ड्यूटी है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब जब भी एक वस्तु का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट मतलब जब कोई एक वस्तु विदेश से बनकर भारत में बिकने आती है, से आईफोन, इस पर सरकार टैक्स लगाएगी। और दूसरा, अगर भारत से कोई वस्तु एक्सपोर्ट हो रही है तो उस पर भी सरकार टैक्स लगा सकती है, पर आमतौर पर एक्सपोर्ट पर सरकारें टैक्स नहीं लगाती हैं। खैर, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर टैक्स लगे उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये प्राइम टैक्सेस हैं जो कि सरकार के मेन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस हैव सम डेटा पॉइंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टैक्सेस। हम इस स्लाइड में जो लेटेस्ट 2020 का बजट प्रेजेंट हुआ था 1 फरवरी 2020 को, उसमें हम कुछ डेटा देखते हैं कि सरकार ने क्या अनुमान लगाया है, इनकम टैक्स कितना आने वाला है इस साल, कॉर्पोरेट टैक्स कितना आने वाला है, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट इज बजट 2020। जो मैंने यहाँ दो टैक्सेस की बात करी, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, इन दोनों को हम बोलते हैं दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस मीन्स it is the responsibility of same person to pay these taxes on whom these taxes are levied। और indirect taxes मतलब कि you can pass on the burden of tax to some other। We will understand it with one example। Suppose we will take one example of Kautil Academy itself। Say Kautil Academy charges you ₹1000 as fees, and on this ₹1000 they charge say 10% of GST, that is ₹100। In this case, this 100 is to be paid by the service receiver, that is students who are taking the services of Kautil Academy। They have to pay 1100 rupees, out of which 100 rupees is the GST। So students deposit this 1100 rupees to Kautil Academy। Now it is the responsibility of Kautil Academy to deposit in GST office। In a way, the tax is paid by the student, but it is deposited by the Kautil Academy to GST office। Means it is not that directly that students are depositing in GST office. Hence, such sort of taxes where it is responsibility of somebody else, that is Kautil Academy, to deposit with GST, but burden of paying the tax lies with somebody else, that is student, is known as indirect taxes। Some example of indirect taxes, one I have already explained, GST. One is excise duty. Whenever we at petrol pump, whenever we buy petrol, say I buy ₹100 of petrol, on this 100 rupees of petrol, close to 40 rupees is excise duty. Who is paying this excise duty? It is you and me who are paying this excise duty. But are we paying directly to government? No, we are paying to say Indian Oil, and it is the responsibility of Indian Oil to deposit in GST office or whatever. In a way, it is a sort of indirect tax. Why? Because the burden lies with normal consumer.
but responsibility of depositing it lies with somebody else, that is the service provider, Indian Oil. These sort of taxes are known as indirect taxes. Then what are direct taxes? In case of direct taxes, the responsibility lies with the same person who bears the burden. जैसे इनकम टैक्स मेरी जेब से ही जाना है और मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उतना इनकम टैक्स जमा कराऊं. Fine. So you can decipher it कि there are टू डायरेक्ट टैक्सेस प्राइमरीली जो सबसे बड़े सरकार की आमदनी का जरिया है, कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दीज आर मेंशन्ड इन रेड हियर, जीएसटी, कस्टम्स एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी. नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट बजटेड फिगर्स कि बजट में क्या फिगर्स एग्जैक्ट एकदम पॉइंट के साथ दिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है. Here I have rounded off. This thing. uh, 7 लाख करोड़ तो कॉरपोरेशन टैक्स से अनुमानित आय है 7 लाख करोड़, इनकम टैक्स से अनुमानित आय है 6.5 लाख करोड़, जीएसटी 7 लाख करोड़, कस्टम्स ड्यूटी 1.5 लाख करोड़, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 3 लाख करोड़. ये क्या टैक्सेस हैं हमने इन्हें समझ लिया है. कुल मिलाकर जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमानित है वो है 25 लाख करोड़. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग to earn 25 lakh crores in the fiscal year 2020 to 2021. लेकिन ये पूरा पैसा 25 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से एक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ शेयर करना होता है. किसकी रिकमेंडेशन पर? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर. ये फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, पर ये क्या है इसके बारे में थोड़ा पॉलिटी में और थोड़ा इकोनॉमी में आप आगे पढ़ेंगे. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट विल जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा राज्यों के साथ क्यों शेयर करना पड़ता है. सी सपोज कौटिल अकेडमी वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं कि कौटिल अकेडमी इज़ अर्निंग 1000 रुपीज़, इस पर 100 रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं. ये जीएसटी जमा कर दिया मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जीएसटी जमा करा है तो क्या जो भी कौटिल अकेडमी ने 100 रुपये का जीएसटी जनरेट करा है इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज ही उन्होंने ली है? नहीं. कौटिल अकेडमी टेक्स हेल्प ऑफ से रोड्स विच इज़ बिल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, टेक्स हेल्प्स ऑफ से लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी अगेन प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. Kौtil Academy is benefited by the good law and order situation again provided by state government. मतलब ये जो कौटिल अकेडमी 100 रुपये कम का जीएसटी जमा कर रही है से सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन ये 100 रुपये का जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है. दैट्स वाई लॉजिक सेज कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा कमाए उसका एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करे. कितना शेयर करे? इट इज़ decided by a constitutional body that is known as फाइनेंस कमीशन. तो इस साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है कि उन्हें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर इस 25 लाख करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों के साथ शेयर करना होगा और 6.5 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स के तौर पर, ग्रांट्स मतलब लोन नहीं, बस पैसे को दे देना और इसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है. ग्रांट्स मतलब अनुदान. तो लगभग 6.5 लाख करोड़ का अनुदान राज्यों को दिया जाएगा और 1.5 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यों को दिया जाएगा. मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 25 लाख करोड़ है, लेकिन जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो लगभग 25 लाख करोड़ माइनस 8 lakh crores, that comes at around 17 lakh crores. Please note the last point here. Net tax revenue of central government is about 18 lakh crores, 25 minus 8, plus cess and surcharge.
नाउ दिस सेस एंड सरचार्ज इज समथिंग, ये मैंने राउंड फिगर में लिया है इसलिए कुछ ऐसी एब्सर्डिटी आपको दिख रही होगी। आई एम नॉट टेकिंग एग्जैक्ट फिगर्स, आपको भी एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं रखने, राउंड अबाउट चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पर जो सेस एंड सरचार्ज मेंशन्ड है, प्लीज़ रिमेंबर दैट सेस एंड सरचार्ज से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कमाई करती है वो राज्यों के साथ बांटने की आवश्यकता नहीं होती है। दैट्स वाई दिस फॉर्मूला, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज़ में से आप राज्यों को कितना पैसा देना है वो माइनस कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका नेट टैक्स रेवेन्यू। इसमें आप सेस और सरचार्ज जोड़ दीजिए क्योंकि आपको राज्यों के साथ शेयर नहीं करना है। ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपेंस योग्य कमाई, कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पर इतना खर्चा कर सकती है, जो कि अनुमानित है लगभग 17 लाख करोड़ रुपए। सो दिस इज अबाउट दिस ईयर्स बजट। नेक्स्ट, दिस वाज अबाउट द टैक्स रेवेन्यू। अगली बात करते हैं हम, जो कि इस लेक्चर की लास्ट बात होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। केंद्र सरकार टैक्स के अलावा भी कुछ चीज़ों से पैसा कमाती है, दीज आर नॉन टैक्स। जैसे केंद्र सरकार ने मान लीजिए किसी राज्य सरकार को लोन दिया या विदेश में किसी सरकार को लोन दिया, उससे होने वाले ब्याज और वापस जब प्रिंसिपल आएगा, वो दोनों आय इस पार्ट ऑफ सॉरी नॉट प्रिंसिपल, उससे होने वाले ब्याज की आय इस पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ONGC, ये जो मुनाफे में हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं, दैट इज़ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। ये कोई टैक्स का पैसा नहीं है लेकिन सरकार के लिए आमदनी है, इसलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू। फीस जो हम पे करते हैं, बिल्स पे करते हैं, फाइन्स पे करते हैं, अगेन ये टैक्स का पैसा नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। किसी विदेशी सरकार ने केंद्र सरकार को कुछ अनुदान प्रोवाइड करा, अगेन ये टैक्स का पैसा नहीं है लेकिन केंद्र सरकार के लिए आमदनी है, इसको हम बोलते हैं ग्रांट एंड एड। ऑल दीज बिकम पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। बजट 2020-21 के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमान प्रेजेंट करा है, दे से दैट इंटरेस्ट से होने वाली आमदनी वुड बी अबाउट 11,000 करोड़, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट से होने वाली आमदनी वुड बी अबाउट 1.5 लाख करोड़, दूसरे अलग सोर्सेज जैसे ग्रांट इन एड, फीस, बिल्स, फाइन्स, इससे 2.5 लाख करोड़। कुल मिलाकर नॉन टैक्स रेवेन्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग टू अर्न 4 लाख करोड़ रुपीज़। ओवरऑल ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स की अगर बात करें इस बजट के लिए, तो सरकार का अनुमान है टैक्स से 25 लाख करोड़ और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 4 लाख करोड़ की आमदनी होने वाली है। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज लेक्चर। वन थिंग आई वुड से कि इट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स द होल बजट सिस्टम, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस होल थिंग। अगर स्लाइड्स मौजूद भी हैं, ये वीडियो मौजूद भी है आपके पास, तो भी please note down it on a piece of paper. You would better understand the things. So this is about the today's lecture. In the next lecture we will be looking at the capital receipts part. Okay. तो यहाँ पर हमने रेवेन्यू रिसीट्स पार्ट ख़त्म कर दिया है, मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, यू मे सी नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग capital receipts part. Thank you.